अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडप्रिज्म। हम जो है वो जनरल पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर सेल डेथ, सेल इंजरी और अडेप्टेशंस वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है हम पहले 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, सेल इंजरी, सेल डेथ और अडेप्टेशंस। अब हमने मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो 3 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, और वैसे भी आपको कॉमन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो सेलुलर रिस्पॉन्स है इंजरी स्टिमुलाई को, वो डिपेंड करता है नेचर पे, ड्यूरेशन पे और सिविरिटी पे। जो इंजरी हो रही है, हमारा सेल उसको किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो डिपेंडेंस जो है उसकी वो 3 चीज़ों पे है। इंजरी की नेचर क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, उसकी सिविरिटी क्या है, वो कितना स्वेयर है, कितना नुकसानदेह है वो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेल इंजरी जो है ये भी 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंजर्ड सेल जो है उसकी टाइप कौन सी है, उसकी स्टेट कौन सी है, कितनी इंजरी हो चुकी है, और अडेप्टेबिलिटी क्या है कि सेल जो है वो कितना अडेप्ट कर सकता है कि वो खुद को नॉर्मल की तरफ रिवर्स करने की कोशिश करे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंजरी 2 तरह से होती है, रिवर्सिबल इंजरी होती है, इरिवर्सिबल इंजरी होती है। रिवर्सिबल इंजरी जो हो वो सेल्स कोशिश करते हैं कि वो अडेप्ट करें और फिर नॉर्मल, जब स्टिमुलाई जो है वो रिमूव हो जाए तो वो नॉर्मल सेल की तरफ जो है वो वापस आ जाए। लेकिन जो इरिवर्सिबल इंजरी होती है वो क्या होती है कि वो फिर सेल डेथ की तरफ लीड करती है, और सेल डेथ 2 तरीक़ों से होती है, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। उसके बाद लास्ट वाला बुलेट पॉइंट देखें कि कोई भी इंजरी स्टिमुलस है वो इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म, मल्टीपल मैकेनिज्म्स को जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो ट्रिगर कर सकता है, जो कि सेल्स को जो है वो डैमेज करते हैं। 3 तरह के मैकेनिज्म्स जो हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, मेम्ब्रेन डैमेज और डीएनए डैमेज। स्टार्ट करते हैं और मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी की ये डायग्राम जो है ये भी इजी है, आपको जो है इससे तीनों डैमेजेस जो हैं, माइटोकॉन्ड्रियल, मेम्ब्रेनल और जो है डीएनए डैमेज, ये आपको इस डायग्राम से भी समझ आ जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है वो किस तरह से होगा कि कोई भी हाइपोक्सिया इस्कीमिया हो गया, यानी कि हाइपोक्सिया टिश्यूज़ में जो है वो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई, इस्कीमिया ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई, कोई भी रेडिएशंस आएंगी, कोई अदर इंजरियस एजेंट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करेंगे, और फिर उससे क्या होगा कि वो जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और एटीपी जो है वो कम बनना स्टार्ट होगी, यानी कि उसकी जो है प्रोडक्शन वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद जब एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शंस होंगे, एटीपी कम है तो जाहिर सी बात है एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शंस जो हैं वो भी काम करना बिल्कुल कम कर देंगे या बंद कर देंगे। और अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं तो वो क्या करेंगे, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को डैमेज पहुंचाएंगी। दोनों जो हैं वो क्या करेंगे कि सेल इंजरी कराएंगे, और सेल इंजरी फिर वो क्या होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी में नेक्रोसिस की तरफ लीड करेगी। सेकेंड जो है वो है सेलुलर मेम्ब्रेन को किस तरह डैमेज होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हुई, अदर इंजरियस एजेंट्स हुए, वो क्या करेंगे, सेलुलर मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे, और क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचेगा और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचेगा। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंच रहा है तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो उसका ट्रांसपोर्ट फंक्शन काम होता है, यानी कि वो जो है जो चीज़ें बनती हैं सेल के अंदर वो उसको ट्रांसपोर्ट करती है बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ। तो क्या होगा कि जो है वो डैमेज हुआ उसको, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा, सेलुलर कंटेंट लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि हमने पढ़ा कि नेक्रोसिस में क्या होता है, सेलुलर कंटेंट्स जो हैं वो लीक आउट होते हैं, जबकि एपोप्टोसिस में तो मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहती है। उसके बाद लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो उसको डैमेज पहुंचेगा, तो उसमें भी लीकेज ऑफ एंजाइम्स होगा और वो भी नेक्रोसिस की तरफ लीड करेगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज करवाएगा। रेडिएशंस हुई, कोई भी म्यूटेशंस हुई तो क्या होगा, न्यूक्लियस में डीएनए को डैमेज पहुंचेगा। म्यूटेशंस जो हैं वो म्यूटेशंस जो हैं इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंस में डीएनए को डैमेज पहुंचता है। सेल साइकिल जो है वो रेस्ट हो जाएगा और जो कैस्पेसीज हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो अपोप्टोसिस करवा देंगे। हमने जो है वो अपोप्टोसिस डिटेल से पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैस्पेसीज की एक्टिवेशन होती है और वो फिर जो है वो सेल डेथ करवाते हैं। इनिशिएटेड कैस्पेसीज थे और एग्जीक्यूशनर कैस्पेसीज थे, और जो एग्जीक्यूशनर कैस्पेसीज हैं उनका मेन रोल होता है अपोप्टोसिस में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल और मेम्ब्रेन डैमेज, और फिर डीएनए डैमेज जो है वो हम अलग लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। जनरल मैकेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं सेल इंजरी के, वही 3, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हुआ और डीएनए डैमेज हो गया। यानी कि टारगेट ही क्या होता है सेल इंजरी स्टिमुलाई का, कि उसने माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज पहुंचाना है, उसने सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज पहुंचाना है, उसने मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी और ये सारी चीज़ें जहाँ पे सिंथेसाइज हो रही होती हैं उस मशीनरी को नुकसान पहुंचाना और डीएनए को डैमेज करना। ये एक की पॉइंट मैंने ऐड किया था कि एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। 2 तो जो हैं वो हम इसी पैथो में पढ़ रहे हैं, और एक जो है वो हम हीमाटोलॉजी में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है, एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि ये जो पावर हाउस है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस जो सेल का होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो क्या है कि एटीपी प्रोडक्शन करवाता है ये। दूसरा अपोप्टोसिस, हमने जब अपोप्टोसिस को कवर किया तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे पढ़ा था। ठीक है, तो वो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपोप्टोसिस हो रही है। और हीम सिंथेसिस, ये हम हेमाटोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस तरह से हीम सिंथेसिस करवाता है। उसके बाद ये डायग्राम देखें, ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की जो है वो डायग्राम है।
यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कम हुआ, टॉक्सिन्स आए, कोई भी जो है वो रेडिएशंस आई, तो वो क्या करेंगी, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करेंगी, उसका डिसफंक्शन कर देंगी, उसके फंक्शन में ख़राबी पैदा करेंगी। और फिर क्या होगा, एटीपी जनरेशन कम होगी, ठीक है, रिड्यूस एटीपी जनरेशन और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या होगा कि सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज़ हुई, और वो क्या करेगा, नेक्रोसिस करवा देगा। अपोप्टोसिस कैसे होती है, कोई भी सर्वाइवल सिग्नल जो है वो कम हो गए, डीएनए जो है प्रोटीन डैमेज हो गया, तो क्या होगा, अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो कि अपोप्टोसिस को लीड करती हैं वो जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, और जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं वो क्या होंगी, वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। यानी कि जिन्होंने अपोप्टोसिस की जो रेगुलेटर्स होती हैं, जो अपोप्टोसिस नहीं होने देती, वो प्रोटीन्स कम हो जाएंगी, और जिन्होंने अपोप्टोसिस को जो है वो इंक्रीज़ करना है, ट्रिगर करना है, तो वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, उनकी प्रोडक्शन जो है प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स जो हैं वो लीक आउट होना शुरू हो जाएंगी, और फिर वो क्या करेंगी, अपोप्टोसिस करवा देंगी। होप्सो आपको ये समझ आ गई होगी कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैसे होता है। अब हम जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पढ़ते हैं। तीन इसके मेजर कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी कि ट्रायरेबल डैमेज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जो सेल को डैमेज पहुँचते हैं। वो तीन कौन से हैं, एटीपी डिप्लीशन हुई, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का फेलियर हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि ये हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं जो डैमेज पहुंचाते हैं सेल को, और प्रो डेथ प्रोटीन्स का रिलीज़ हो गया, ठीक है। लीकेज ऑफ प्रोटीन्स डेट एक्टिवेट अपोप्टोटिक कैस्केड, जो कैस्केड पाथवे जो है वो एक्टिवेट करेंगी, वो वाली प्रोटीन्स जो हैं वो लीक आउट हो जाएंगी। एटीपी डिप्लीशन में क्या है, एटीपी डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स, इसमें कॉजेज़ क्या होती हैं एटीपी डिप्लीशन के, रिड्यूस ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई, यानी वही एस्कीमिया और हाइपोक्सिया हो गया, डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया, टॉक्सिन्स की वजह से जो डैमेज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर्स जो हैं उनकी ओपनिंग हो गई, और वो क्या करेंगे, डिसिपेट कर देंगे एसेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, यानी कि वो डिसअपेयर कर देंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो उसको बिल्कुल ही डिसॉल्व कर, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है वो डिसफंक्शन कर देंगे कि वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्या है कि इफेक्ट्स कौन कौन से हैं स्वेयर एटीपी डिप्लीशन के, ये हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ट्रांजिशन पोर्स होते हैं, ये हाई कंडक्टेंस चैनल्स होते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है वो अपीयर होते हैं जब डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेनल पोटेंशियल, इन पोर जब एक मेम्ब्रेन में पोर बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका पोटेंशियल जो है वो लॉस हो जाएगा उसका। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है उसका वो भी फेलियर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक पाथवे होता है, एरोबिक पाथवे होता है, जिससे जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होती है, एटीपी सिंथेसिस होती है। तो क्या होगा कि वो फेल हो गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है, तो फिर एटीपी जो है वो सिंथेसाइज भी नहीं होगी। उसके बाद इन पोर्स की होने की वजह से, ओपन होने की वजह से क्या होगा कि स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी और मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंस में वही ये देखें कि लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसका लॉस हो गया, फेलियर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि एटीपी की कोई सिंथेसिस नहीं हो रही, प्रोग्रेसिव एटीपी डिप्लीशन हो गई है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं एटीपी डिप्लीशन के। 5 to 10% जो हैं ये नॉर्मल होते हैं। एटीपी जो है, एक बात जो मैंने बतानी थी उसमें कि एटीपी जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है ये दो तरीक़ों से होती है, एक एरोबिक पाथवे होता है, एक एनारोबिक पाथवे होता है। जो एरोबिक पाथवे होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, जो हम ये पढ़ रहे हैं कि पोर्स बनेंगे तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का फेलियर हो जाएगा और फिर कोई भी एटीपी जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। दूसरा जो पाथवे होता है वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है, ये एनारोबिक पाथवे होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब कोई इन रेडिएशन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हो रहा है तो मतलब कि वो ये पाथवे को भी डैमेज पहुँचाएंगी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म को। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं इसके एटीपी डिप्लीशन के। सबसे पहले आ जाता है फेलियर ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। हम जो है ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम पोटाशियम पंप जो है इसमें क्या होता है कि 3 जो हैं वो सोडियम आउटसाइड जाते हैं और 2 पोटाशियम जो है वो इनसाइड आते हैं, ठीक है। ये एक साइकिल चल रहा होता है इसका। लेकिन क्या होगा कि एटीपी डिप्लीट हो गई तो फेलियर होगा सोडियम पोटाशियम पंप का। क्या करेगा ये कि सोडियम जो है वो इनसाइड जो है वो क्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ये एटीपी डिपेंडेंट काम है ना, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो क्या होगा कि वो फेलियर होगा उसका और सोडियम जो है वो इनसाइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, यानी वो बाहर मूव ही नहीं कर पा रहा। तो ये जो है अक्सर ये बात होती है कि जो सोडियम है अगर वो जिस तरफ सोडियम मूव करता है उस तरफ वाटर भी मूव करता है, तो सोडियम इनसाइड ज़्यादा हो रहा है तो फिर वाटर भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि वाटर की एक्यूमुलेशन हो रही है तो सेलुलर स्वेलिंग होगी और ईआर जो है वो उसकी भी डायलेशन होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड जो है वो क्या होता है, शिफ्ट टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। मोस्टली एरोबिक पाथवे के थ्रू जो है वो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस हो रही होती है, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन स्टोर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, क्या होगा कि लैक्टिक एसिड जो है वो अक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो फिर इंट्रासेलुलर पीएच होगी वो कम हो जाएगी और जो एंजाइम का फंक्शन है ना वो इनहिबिट हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद थर्ड है फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो राइजोसोम डिटैच करना शुरू कर देंगे और पॉलीसोम्स की डिसोसिएशन हो जाएगी, यानी कि पॉलीसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। पॉलीसोम्स क्या होते हैं कि ये सेवरल राइबोसोमल आरएनए होते हैं जो कि अटैच होते हैं एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 तरीके हमने कहा था कि होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के, यानी कि एक एटीपी डिप्लीशन होगी, 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दूसरा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की फॉर्मेशन और तीसरा जो है वो प्रो डेथ प्रोटीन्स का रिलीज होना। एक हमने पढ़ लिया, सेकंड हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या है। ये देखें कि अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वही कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि वो यानी डैमेज डीएनए के केस में स्पेशली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लीक होना शुरू हो जाएंगे, लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे और हाईली डैमेजिंग आरओएस की जो है वो प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो फर्दर डैमेज पहुँचाते हैं, वो प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, डीएनए को, ये सारी चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं और एक इंजरी का विशियस साइकिल जो है वो क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद रिलीज ऑफ प्रो डेथ प्रोटीन्स, ये क्या है कि इंट्रिंसिक अपोप्टोटिक पाथवे है। इसमें क्या होता है कि जो है ना जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन चैनल्स बन जाते हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो है उसके चैनल फॉर्मेशन हो गई है। जो प्रो अपोप्टोटिक बैक्स और बैक होते हैं वो इनिशियल स्टेप होता है उनका इंट्रिंसिक पाथवे में ये। तो वो क्या माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज जो है वो लीड कैसे किसको लीड करेगा कि वो प्रो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होती हैं BCL2 फैमिली, उनको एक्टिवेट करवाएगा बैक्स और बैक को। वो क्या करेंगे कि वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चैनल बनाना शुरू कर देंगे, जिससे जो चैनल बनेंगे तो फिर क्या होगा, प्रोटीन जो है वो लीक आउट होंगी, जैसे कि साइटोक्रोम C इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोक्रोम C क्या करेगा, वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेगा और कैस्पेसिस एक्टिवेट हुए तो मतलब कि वो अपोप्टोसिस को लीड कर रहे हैं कि सिस्टमिक कंट्रोल डाइजेशन ऑफ द सेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपोप्टोसिस, यानी कि साइटोक्रोम C ने जो है वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट किया और फिर कैस्पेसिस जो है वो आगे अपोप्टोसिस की तरफ लीड करते हैं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बतानी थी वो ये था कि अपोप्टोसोम किस तरह बनता है कि जो हमारे पास ये साइटोक्रोम C है ये जो है वो APAF1 के साथ जो है वो एसोसिएट होता है और उसके बाद जो है वो ये जो है वो अपोप्टोसोम बना देता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज जो है ये इजी है। इस मेम्ब्रेन डैमेज क्या करता है कि वो सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो वो क्या होगा कि सेल की इंटेग्रिटी और फंक्शन जो है वो अफेक्ट होंगे। इस्कीमिक सेल्स में मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स में भी रिजल्ट ऑफ ATP डिप्लीशन, कैल्शियम मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेसिस, यानी कि एंजाइम्स की एक्टिवेशन हो जाती है। मेम्ब्रेन जो है वो डायरेक्टली भी डैमेज हो सकती है बैक्टीरियल टॉक्सिन से, वायरल प्रोटीन से और इन सारी चीज़ों से जो है मेम्ब्रेन डायरेक्टली भी डैमेज हो सकती है। सेवरल बायोकेमिकल और मैकेनिज्म्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मेम्ब्रेन डैमेज में। उनमें 4 इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ मेंशन है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है वो मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाती है। डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, यानी कि ATP डिप्लीट हुई और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है वो डिफेक्ट हुआ तो फिर मेम्ब्रेन को भी डैमेज पहुंचा दिया उसने। इंक्रीज फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन, कैल्शियम जो है वो फॉस्फोलाइपेसिस को एक्टिवेट करेगा और फॉस्फोलिपिड्स को डिग्रेडेशन करवा देगा। साइटोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि कैल्शियम का ही रोल इसमें होता है कि वो प्रोटीएसिस जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कराएगा और वो क्या करेंगे, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स को डैमेज पहुंचा देंगे, ब्रेक कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे उनकी। डायग्राम देखें कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई कम हुई, ATP जो है वो कम बनना शुरू हो गई, ATP की जो है वो भी प्रोडक्शन कम हो गई, फॉस्फोलिपिड्स की जो सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगी और फॉस्फोलिपिड जो है वो लॉस हो जाएगा उनका। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या करेंगे, लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवा देंगी। उसके बाद साइटोसोलिक कैल्शियम क्या होगा, वो 2 तरह से, यानी कि प्रोटीएज एंजाइम की एक्टिवेशन और फॉस्फोलाइपेसिस एंजाइम की एक्टिवेशन करवा देगा। फॉस्फोलाइपेसिस क्या करेंगे कि वो फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन ज़्यादा करा देंगे, यानी कि फॉस्फोलिपिड लॉस हो गया और लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स बनना हो गई। उसके बाद प्रोटीएज जो हैं वो क्या करेंगे, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जो हैं उनको उनकी ब्रेकडाउन कर देंगे और साइटोस्केलेटल को डैमेज पहुंचाएंगे। और ये फॉस्फोलिपिड लॉस हुआ, लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स बनी और साइटोस्केलेटल डैमेज, ये तीनों चीज़ें क्या करेंगी, ये जो है वो मेम्ब्रेन डैमेज करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। डैमेज टू डिफरेंट सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैज़ डाइवर्स इफेक्ट्स ऑन सेल। अगर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। सेकंड क्या होगा, वो क्या करेंगे कि ATP जो है वो जनरेशन को डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि सेकंड क्या हुआ, ATP डिप्लीशन हो गई। थर्ड नंबर पे वो क्या करेंगे कि रिलीज ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन्स।
वो क्या करेंगे कि जो प्रो अपोप्टोटिक की प्रोटीन्स होंगी उनका जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ कर देंगी। सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज देखें कि इसमें क्या होगा, इसका जो है वो डाइवर्स इफेक्ट क्या होगा सेल पे, कि इसमें जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो लॉस हो जाएगा और इनफ्लक्स ऑफ फ्लूइड्स जो है वो क्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, आयन से क्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि सोडियम और वाटर जो है वो क्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं जब भी मेम्ब्रेन को डैमेज पहुँचता है। उसके बाद सेलुलर कंटेंट्स जो हैं वो भी लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे। मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सेलुलर स्वेलिंग होगी, रप्चरिंग होगी उसकी, और इन्फ्लेमेशन होगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंजरी टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स में क्या होगा कि एंजाइम्स जो हैं वो लीक आउट हुए साइटोप्लाज्म में और उन्होंने एक्टिवेशन करवा दी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की, यानी कि वो RNAs हो गए, DNAs हो गए, RNA को डैमेज पहुँचाएगा, वो DNA को डैमेज पहुँचाएगा, फॉस्फेटेज हो गया, ये सारे ग्लूकोसाइडेजेस, ये सारे वो क्या करेंगे, वो RNA DNA को डैमेज करेंगे, फोस्फोप्रोटीन्स को डैमेज करेंगे, ग्लाइकोजन को डैमेज पहुंचाएंगे, डिग्रेड कर देंगे सबको, डिग्रेडेशन हो जाएगी सबकी। और ये क्या इसमें क्या होता है कि वो इंट्रासेलुलर pH जो है वो कम हो जाती है, यानी कि एसिडिक नेचर हो जाती है उसकी। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम DNA डैमेज पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे वो, और उसके अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप